दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। अभी 7 जनवरी को देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं उसके कार्यक्रम की घोषणा उन्होंने की। लेकिन दिल्ली के चुनाव के बारे में बहुत कम वक्त में उन्होंने सारा अपना काम पूरा कर लिया। कार्यक्रम की घोषणा कर दी कि 5 तारीख को इलेक्शन होगा और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे। लेकिन 1 घंटे से भी करीब कुछ देर ज्यादा उन्होंने अपने कार्यकाल में उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो उन पर देश के विपक्षी दलों ने, जन संगठनों ने, सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशंस ने, मीडिया के अंदर भी बहुत सारे जो सवालात उठे हैं, ऐसा लग रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा उपयोग वो उसी लिए कर रहे हैं कि वो एक एक करके जवाब देने की मुद्रा वो दिखाते रहे। क्योंकि जवाब नहीं आया, वो कविताई करने लगे, शायरी करने लगे, और शायरी भी कुछ इस अंदाज की कि उसका भी मजाक खूब उड़ाया गया मीडिया में, खासकर सोशल मीडिया में। तो राजीव कुमार जी के कार्यकाल के दौरान जो सवालात उठे हैं, बड़े सवालात, जिनका आज तक इलेक्शन कमीशन ने ठोस जवाब नहीं दिया। अब शायरी से जवाब तो नहीं दिया जा सकता ना। जब आप कहें कि शंका केवल है लोगों की, लोग तो ठोस एविडेंस दे रहे हैं, ठोस साक्ष्य दे रहे हैं, और आप फिर कहें कि शंका का हल या जवाब तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। कुछ इस तरह की बातें उन्होंने की, बहुत आश्चर्यजनक लगा मुझे। इलेक्शन कमीशन से जुड़े मसलों पर, भारत में मतदान की प्रक्रिया पर, और हाल के वर्षों में जो चुनाव हुए हैं उनको लेकर हमारे देश की एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उसने इलेक्शन बॉन्ड की लड़ाई जीती, जिस लड़ाई को समझा जाता था कि बिल्कुल नामुमकिन है इसको जीतना। उसके को फाउंडर हमारे साथ इस समय जुड़े हैं प्रोफेसर जगदीप छोकर, जो प्रोफेसर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में, और लंबे समय से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं। मुझे लगा कि मैं राजीव कुमार जी की जो कविताई है, जो शायरी है, उस पर अपनी बात रखूं। उससे बेहतर है कि किसी ऐसे व्यक्ति से बात करूं जो इस पूरे प्रकरण को न केवल अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि इसके लिए लगातार लड़ भी रहे हैं कि भारत में चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और फ्री हो। यही मकसद है इलेक्शन कमीशन का, कि वो एक न्यूट्रल एम्पायर की तरह काम करे। तो जगदीप छोपर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, बिल्कुल एक वाक्य का मेरा पहला सवाल कि राजीव कुमार जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली इलेक्शन की घोषणा के लिए, वो उन्होंने कहा कि ये मेरे जीवन का आखिरी, इस कार्यकाल का आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उसमें उन्होंने शायरी के अंदाज में जवाब देने की कोशिश की। आपको कैसा लगा उनका जवाब? देखिए, उनके जवाब के बारे में मैं तो शेर लिखता नहीं हूँ। मैं एक मिर्ज़ा गालिब का लिखा हुआ शेर आपके लिए पढ़ देता हूँ। मिर्ज़ा गालिब ने कहा है गज़ल में, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है वो ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन हमको मालूम है कि असलियत क्या है। तो उनके जवाब में मैं समझता हूँ कोई भी ऐसी बात नहीं दिखी मुझे जो पहले वो नहीं कह चुके या उनके चाहने वाले नहीं कह चुके। उन्होंने किसी भी बात का पूरी तरह एक्सप्लेनेशन नहीं ना उन्होंने दिया। मेरे ख्याल में वो ना तो वो देना चाहते, और मैं ये भी समझता हूँ ना वो दे सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में कोई लॉजिकल और सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा तो ख्याल है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कभी कभी होता है कि आदमी कुछ करता है अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए,
और वहाँ जो संवाददाता अखबारों के या चैनल के लोग मौजूद थे, उन्होंने उनसे सवाल तो पूछे, लेकिन आपने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया, उसके बाद कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि हर सवाल का जवाब दिया जा सकता है बिना कुछ बताए। आप तो पुराने पत्रकार हैं, आपको सब पता है, लेकिन जब उसको आगे से कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है तो वहां बात खुल के सामने आती है। तो वो या तो लोगों ने किया नहीं, या लोगों को वो करने की इजाजत नहीं थी, मैं नहीं जानता। इसलिए वो एक तरफा ही पूरी बात हुई है। उन्होंने पहले, मैं समझता हूँ, 30-40 मिनट भाषण दिया, फिर उन्होंने, जैसा आपने कहा, 2 सेकंड में कह दिया कि दिल्ली में चुनाव 5 तारीख को है और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि दिल्ली में अगर 5 तारीख को चुनाव है तो उसका रिजल्ट 6 तारीख को क्यों नहीं आएगा? जो पहले एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि दूर दराज के इलाकों से ईवीएम आते हैं और ये होता है, दिल्ली में तो सब कुछ काम एक दिन में हो जाता है। तो मैं इससे भी थोड़ा सा चकित हूं कि 5 तारीख को चुनाव है और 8 तारीख को नतीजा आएगा। भाई चलो 6 को नहीं तो चलो 7 को कर दो, 8 का क्या मतलब है? अब इन बातों के जवाब वो कहते हैं कि आप लोग शक करते हैं। हाँ, शक करते हैं, और इस तरह के मामले में शक करना जरूरी है, क्योंकि पारदर्शिता तभी आती है जब शक किया जाता है। तो अगर वो ये बताते कि एक ही फेज का इलेक्शन है, एक दिन में इलेक्शन है, जो दूर से दूर की पोलिंग बूथ है उसकी ईवीएम शाम को 5, 8, 7 बजे, 8 बजे, 11 बजे पोलिंग बंद हो, अरे भैया तो सुबह 8 बजे तो आ जाएगी ना दिल्ली। तो 6 तारीख को 12 बजे तक रिजल्ट आना चाहिए। अब यही सवाल किसी ने नहीं पूछा उनसे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सवाल किसी के दिमाग में आया वहां नहीं, या क्या, या पूछने मुझे नहीं की मालूम। वक्त नहीं मिला। लेकिन आप जो सवाल उठा रहे हैं, वाकई मुझे भी लग रहा है कि भाई दिल्ली जैसे महानगर में, क्योंकि राष्ट्रीय हाँ, राजधानी क्षेत्र है, ये भी एक बड़ा इलाका है, लेकिन इसके बावजूद भी आप 5 तारीख की शाम को सारी चीजें इकट्ठा करके और 6 तारीख को रिजल्ट दे सकते हैं, 1 बजे तक, 2 बजे तक। तो क्या दिक्कत है? 8 तारीख को क्यों? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। अब जो वो पहले उन्होंने शुरू में कहा था कि मैं वो मुद्दे उठाऊंगा जो आपके मानस में हैं। अरे भाई, ये मुद्दा भी तो उनको उठाना चाहिए था। लेकिन अब छोड़िए इस बात को, क्या 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 कहें क्या ना कहें। एक बड़ा सवाल जो आप लोग लगातार उठाते रहे हैं, और वो इस बार भी आपने 2024 के इलेक्शन के बाद उठाया और उसको लेकर आप गए भी, आपकी 543 जो हमारी सीटें हैं उसमें 5 को छोड़ दिया जाए अगर, तो 362 सीटों पर लोकसभा की 2024 इलेक्शन की बात कर रहा हूं, उसमें जो वोट पोल हुए और जो गिने गए उनमें फर्क है। जो गिने गए वोट वो पोल जो हुए थे उनसे कम थे। वो कुल मिलाकर 362 में 176 में, यानी 176 सीटों पर जो वोट पोल हुए वे और जो गिने गए उनमें भी फर्क था। गिने गए वोट जो है अधिक थे, गिने गए वोट अधिक थे। एक जगह गिने गए वोट कम थे और ये दूसरे वाले लॉट में वो ज्यादा थे। तो ये जो मसला है, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने आज तक आप लोगों के इस सवाल का कोई जवाब दिया है, या अगर जवाब अगर किसी तरह से आप लोगों तक पहुंचा है तो वो क्या है, और क्या आप लोग उससे संतुष्ट हैं इस मुद्दे पर? देखिए, हमने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद एक चिट्ठी भी लिखी थी चुनाव आयोग को, यही सब डिटेल बताते हुए कि भाई हमें ये बताइए। इसके बारे में कल जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, मैंने वो कल रात को ही किसी और वजह से वो वीडियो में से सुन के मैंने उसको लिख लिया है। तो मैं 28.14 गिनती जो काउंटर पे है उससे 29.09 तक की गिनती की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो मैंने कल अपने यहाँ बनाई है, तो वो मैं आपको पढ़ देता हूँ जी। उसमें उन्होंने लिखा है, तो अगर मशीन का ऑन नहीं हुई, किसी मशीन में मिसमैच
किसी मशीन में अगर किसी के ऑन होने में गलत हो गया या मेकअप या मॉक पोल का डेटा नहीं हटाया गया, 10.5 लाख में से 1, 2, 3, 4 जगह ऐसा हो सकता है। उस मशीन को एक तरफ रख लिया जाता है। जब काउंटिंग पूरी हो जाती है तो यह देखा जाता है कि जो विक्ट्री मार्जिन है, अगर वो उस एक मशीन से कम है तो देन वीवीपैट स्लिप्स ऑफ दैट मशीन आर काउंटेड। आगे वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो मैं अंग्रेजी में ही बोलूंगा, उसका अनुवाद कर लेंगे बाद में जी। तो देन वीवीपैट स्लिप्स ऑफ दैट मशीन आर काउंटेड, otherwise it is kept aside. Right. Therefore, that much number would be less counted. But it does not have any consequence as far as the result is concerned. Because the margins are too high. ये उन्होंने कहा। अच्छा, पहले बात तो इसके बारे में भी मेरे मन में सवाल हैं, लेकिन अगर इसको हम फेस वैल्यू पे भी ले लें तो ये तो जहां गिनती कम वोटों की हुई उसका एक्सप्लेनेशन है। जो 173 कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां जितने वोट डले गिने उससे ज्यादा, वो कहां गए? वो सरासर गायब है उनके एक्सप्लेनेशन से। एक बात। दूसरी बात, अगर उन्होंने ये कह दिया तो कह तो दिया, लेकिन मैंने खुद कई बार ये मीडिया में कहा है, लिखा है कि भाई हमें जनरलाइज्ड एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। आप हमें बताइए कि सीतापुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोट डले और कितने गिने गए, कितनी ईवीएम मशीन आपने एक तरफ रखी, उनमें कितने वोट थे और कितने कम या कितने ज्यादा हुए। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिसाब दीजिए। ये तो नहीं है कि साहब मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं और मैं कहूँगा साहब मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, तो वो कहेगा साहब पीठ का दर्द 2 वजह से हो सकता है। अरे भाई, वो हो सकता है किस वजह से मुझे नहीं मालूम, आप बताइए मुझे क्या हो रहा है। तो ये उन्होंने एक जनरल एक्सप्लेनेशन दे दिया जो ना इधर का है ना उधर का है, और पूरे की पूरे 173 सीटें तो खत्म ही हो गई। तो हमारे वाले मुद्दे का तो ये जवाब है कि जो उन्होंने जवाब दिया वो हाफ बेक्ड था, उसमें कोई यानी स्पेसिफिसिटी नहीं है। देखिए, वोट जब बैंक किसी ब्रांच में रोज शाम को वो कहते हैं रिकंसिलिएशन होता है, और अगर 1 रुपया भी इधर से उधर हो जाए तो बैंक वाले ये नहीं कहते अच्छा 1 रुपया मैं अपनी जेब से डाल देता हूं। वो पूरा शुरू से चेक किया जाता है। तो हमारी वोट जो है उसकी कीमत 1 रुपया या 2 लाख या 2 करोड़ रुपया नहीं है, उससे भी ज्यादा है। तो ये कहना कि उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या मतलब। वो जो अभी महाराष्ट्र में क्या गांव का नाम है, माकरवाड़ी गांव में, जी माकरवाड़ी जी, वो उम्मीदवार तो जीते हुए हैं, उनके जो वोटर हैं उन वोटरों के उम्मीदवार तो जीत गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा वोट सही जगह क्यों नहीं डला और डला कि नहीं डला। तो ये कहना कि रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इलेक्शन कमीशन का काम ये तो नहीं है कि रिजल्ट निकालना है। उनका काम है कि चुनाव का पूरा जो तौर तरीका है वो साफ, ईमानदार और पारदर्शी हो। उसमें 10,000 वोट इधर से उधर हो गए, विक्ट्री मार्जिन 50,000 है, तो चलो इसकी कोई फिक्र नहीं। ये जो एटीट्यूड है, मानसिकता है, इसमें ही कुछ मामला ठीक नहीं है। आप एक और सवाल आप जैसे लोग उठाते रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग उठा रहे हैं इसको, पॉलिटिकल पार्टीज भी उठा रही हैं, और 17C ये है, फॉर्म 17C। इलेक्शन कमीशन की ये दलील है कि भाई वो तो हम एजेंट्स को देते हैं, जो वहां पर एजेंट होते हैं उनको हम तो दे देते हैं। फिर ये एक प्रश्न उठता है कि
आप जैसे लोग या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस या पॉलिटिकल पार्टीज क्या चाहती हैं इलेक्शन कमीशन से, और इलेक्शन कमीशन की ये दलील आपको कैसे लगती है कि भाई ये तो हम दे ही देते हैं जो मांगता है हमसे? तो देखिए, इस दलील के पीछे भी एक मानसिकता है। वो मानसिकता ये है, और ये मानसिकता बहुत से लोगों में है, राजनीतिक दलों में भी है, राजनीतिज्ञों में भी है, और चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त में तो है। बाकी दोनों का मुझे पता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं जी। इन सब का विचार यह है कि चुनाव एक राजनीतिक दलों का और राजनीतिज्ञों का काम है, उसका नागरिक से कोई लेना देना नहीं है। हमारी जब एडीआर की जो पहली हाईकोर्ट की जजमेंट आई थी 2001 में, जब उन्होंने कहा था कि उम्मीदवारों को अपना अपराधीकरण का ब्यौरा वगैरह देना पड़ेगा, तो उस समय जो तत्कालीन उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक दफा ये कहा था टेलीविजन पे कि जिन लोगों ने आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा, वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव कैसे लड़ना चाहिए। तो हम लोग बड़े छोटे लोग हैं, हमने उस वक्त भी कहा था कि सर हमने चुनाव तो लड़ा नहीं, ना हम चुनाव कभी लड़ेंगे, लेकिन हम नागरिक हैं, हम चुनाव में वोट देते हैं, इसलिए हमारा चुनाव से कोई ताल्लुक है। यही बात एक दफा ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में ये वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा हो रही थी, मैं वहां गया था अपनी प्रेजेंटेशन करने। वहां के एक मेंबर ने मुझे पूछा था ये कि अगर सारे राजनीतिक दल इस पे मान जाए तो फिर आप क्या करेंगे, आपको क्या एतराज है? मैंने कहा देखिए, राजनीतिक दल मान जाएंगे, मान जाए, मुझे एतराज है क्योंकि मैं एक नागरिक हूं, क्योंकि मैं एक मतदाता हूं, और मेरा भी चुनाव से कोई ताल्लुक है। तो ये बात के चुनाव राजनीतिक दलों के लिए नहीं होता, चुनाव जनता और मतदाताओं के लिए होता है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त के मानसिकता में शायद कुछ फर्क है। कभी कभी वो कह देते हैं कि नागरिकों के लिए है, लेकिन उनका आप ओवरऑल ट्रेंड देखिए तो उन्होंने पोलिंग एजेंट को दे दिया फॉर्म 17C। और वैसे तो अभी हरियाणा के बाद कुछ लोगों ने काउंटिंग और पोलिंग एजेंट्स को इंटरव्यू किया था, उनमें तो ये भी पता लग रहा है कि काउंटिंग और पोलिंग एजेंट जो है उनको कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं, मैंने ये कभी अपने आप नहीं देखा, कि पोलिंग एजेंटों को पैसा देके उनको कहा जाता है तुम चुप बैठो, जो हम कह रहे हो करो। तो ये कहना कि हमारे रूल बुक में ये लिखा हुआ है इसलिए ये हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन का कहना माना है, वो मेरे ख्याल में सही नहीं है। क्योंकि कथनी और करनी में फर्क होता है, और लिखनी और करनी में भी फर्क होता है। तो पोलिंग एजेंट को देने से क्या मतलब है? आप पोलिंग एजेंट को दीजिए, जरूर दीजिए, लेकिन ये कहना कि जनता को नहीं देंगे, ये गलत बात है, क्योंकि चुनाव जनता के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। इसमें मेरा ये कहना है। हाँ, मैं एक और आप इससे बात निकलती है कि आप ने देखा कि महाराष्ट्र में भी और कई और जगहों पर एक गंभीर आरोप लगता है कि साहब मतदाता सूची से बहुत सारे लोगों के नाम अचानक गायब हो जाते हैं। अब मुझे याद है कि मैं 2024 का जब लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था, तो मैं स्वयं जब मतदान के एक दिन पहले हमारे अपार्टमेंट में बहुत सारे लोग आए थे और वो पर्चियां बांट रहे थे। पता चला कि मेरी बीवी का नाम ही इसमें नहीं है। मतलब मेरे घर में जो 4 मत होने चाहिए, उसमें मेरी बीवी का नाम ही नहीं है। अब आश्चर्यजनक कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके पहले था, तो ये अचरज की बात थी। लेकिन बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम गायब करने पर गंभीर आरोप लगाकर लोगों ने ज्ञापन दिए हैं। अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, उनकी राजनीति से कोई सहमत हो असहमत हो अलग बात है, लेकिन वो लगातार ये इस बात को लेकर कह रहे हैं कि इसकी छानबीन होनी चाहिए, इसका करेक्शन होना चाहिए। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं कि अचानक गायब हो जाता है नाम, अचानक जुड़ जाता है कुछ लोगों का नाम, अचानक उनकी जगह बदल दी जाती है, ये क्या पहलू है?
देखिए, ये पहलू मैंने अभी कुछ दिन पहले डेक्कन हेरल्ड में एक लेख लिखा था, जिसमें मैंने कहा था कि ईवीएम और उसके साथ जो मशीनें लगी हुई हैं उनका तो मुद्दा है ही, लेकिन ईवीएम से पहले और ईवीएम के बाद भी बहुत कुछ होता है। तो मैंने कहा था, पहली बात तो यह है कि अब ईवीएम नहीं रह गया। ईवीएम का मतलब तो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब वो मशीन तो है, लेकिन उसके साथ कंट्रोल यूनिट है एक मशीन, दूसरी मशीन वीवीपैट है, तीसरी मशीन, चौथी मशीन है सिंबल लोडिंग यूनिट। तो ये 4 मशीनें हैं। तो मैंने कुछ महीने पहले कहा था कि अब ईवीएम नहीं है, ईवीएस है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है। हमें उस पूरे सिस्टम को देखना होगा कि ईवीएम में बटन दबाया, उसने क्या सूचना भेजी वीवीपैट को और क्या सूचना भेजी कंट्रोल यूनिट को, और एसएलयू ने क्या सूचना दी वीवीपैट को, और एसएलवी को पीछे से किसने लोड किया था। तो वो एक अपने आप में ढांचा है। लेकिन उससे पहले एक है वोटर रोल, जिसमें जो आप बोल रहे हैं वो सब वोटर रोल में आता है। उसमें से कैसे नाम हटते हैं, कैसे नाम जोड़े जाते हैं, क्या उसमें कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है, किसी एक तरह के नामों को ढूंढ के हटाया जाता है या जोड़ा जाता है। उसके बाद आता है चुनाव की शेड्यूलिंग, कि किस तारीख को चुनाव होगा, कितने फेज का होगा, कब रिजल्ट आएगा। अब देखिए, महाराष्ट्र में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 5-6 फेज में हुआ था, और जब ये स्टेट असेंबली का हुआ तो एक ही फेज में हो गया। तो कैसे हुआ इतना बड़ा स्टेट? हाँ, फिर ईवीएम के वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है, उसके बाद ये कितने दिन बाद नतीजा निकलता है, और 11 दिन बाद वोट परसेंटेज कैसे बढ़ता है। कभी 11 दिन बाद बढ़ता है, कभी 3 दिन बाद बढ़ता है, कभी 2 दिन बाद बढ़ता है। अब देखेंगे दिल्ली में क्या होता है। ये जो 5 को वोट डले और 8 को रिजल्ट आएगा, 6 और 7 को मुझे खतरा है वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। तो ये ईवी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के बाद का खेल है। तो अगर इस सारी प्रक्रिया को देखें तो मैंने उसमें लिखा है अपने लेख में कि यह है नेशनल इलेक्टोरल सिस्टम, एंड टू एंड। तो पूरे को देखने की जरूरत है। हर स्टेज पे धांधलेबाजी होने का स्कोप है, और जहां स्कोप है वहां हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि धांधलेबाजी हुई है। उसके स्कोप को हटाना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें धांधलेबाजी करने का स्कोप ना हो। उसके लिए हर चीज में पारदर्शिता चाहिए कि भाई आपका नाम हट नहीं सकता जब तक कोई फॉर्म 7 या कुछ ना भरे। और लोग जाते हैं, कहते हैं जी मेरा, उनको कहते हैं आपका नाम हट गया, कैसे हटा वो बताते नहीं है। तो भाई अगर वो नाम हटा है तो या तो बीएलओ ने जाके वेरीफाई किया पर्सनली, तो उसकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट होनी चाहिए कि मैं यहाँ गया, फलाने दिन गया, इतने बजे गया, वहां मुझे ये मिला, उसने ये कहा। या अगर किसी ने आवेदन दिया है वोट हटाने का तो उस आवेदन की कॉपी होनी चाहिए, और जिसका वोट हटा है उसको नोटिस आना चाहिए। ये तो लिखा है कानून में। तो ये सारी चीजें जो लिखी हैं वो होती नहीं है। इसीलिए, और ये जो महाराष्ट्र में भी हुआ था कि लोकसभा का चुनाव हुआ अप्रैल मई में, और ये चुनाव हुआ आके सितंबर अक्टूबर में, उस बीच में 50 लाख वोटर बढ़ गए। जबकि 50 लाख। जबकि 2019 से 2024 तक 5 लाख ही बढ़े थे। तो जब ऐसी चीजें होती है तो लोगों को फिर उसमें लगता है कि भाई कोई गलती ना हो गई हो। तो ये चीजें अब पूरी चुनाव प्रक्रिया को, यानी कि ये जो कहा जाता है कि जिस दिन चुनाव की अनाउंसमेंट होती है उस दिन से इस पर नजर रखनी चाहिए। अरे सर, उस पर नजर तो रखनी चाहिए 6 महीने पहले से, क्योंकि जो स्कीमें अनाउंस होती हैं,
फुल पेज स्टार आते हैं अखबारों में, वो तो 6-6 महीने पहले आने शुरू हो जाते। तो ये जो जनता को ये इस भ्रम में रखा गया है कि चुनाव एक पर्व है, जो 15 दिन का पर्व है, ये 15 दिन का पर्व नहीं है, ये पूरे साल का काम है। और जनता को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा कि चुनाव सिर्फ पोलिंग डे पे नहीं होता, सिर्फ अनाउंसमेंट से शुरू नहीं होता, उसका कार्यक्रम चलता रहता है। जी, एक प्रश्न जो दिमाग में लोगों के हमेशा है, वो ईवीएम का, जो कभी खत्म नहीं होता। उस पर इतनी सफाई आ चुकी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सरकार की तरफ से, और यहां तक कि न्यायालयों की तरफ से। तो लेकिन दिमाग में लोगों के एक बड़ा हिस्सा समाज का है जिसके दिमाग में शक है। हम उस पर बात आज नहीं करेंगे, वो हमारा आज का विषय नहीं है, बहुत बहस होती रही है। लेकिन एक स्पेसिफिक सवाल, जो आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम अब बन गया है पूरा, और आपने 4 मशीनों का जिक्र भी किया। ये चारों मशीनें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इनका क्या सिस्टम है, इसकी क्या प्रक्रिया है, ये बहुत जटिल मसला है जिसको आम एक साधारण आदमी नहीं समझ सकता। लेकिन आपसे मेरा स्पेसिफिक सवाल यह है कि इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर जब कभी कंप्लेन होता है, जब कभी कोई बात आती है, तो क्या न्यायालयों का जो नजरिया है वो आपको कहीं ऐसा लगता है कि जैसे वो बिल्कुल टाइट, आई मीन एक वो उस पर पुनर्विचार की मुद्रा नहीं दिखाई देती है कि वाकई कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसकी दरियाफ्त करना जरूरी है, जिसकी पड़ताल एक साइंटिफिक कमेटी ही कोई बना दे, कोर्ट एक ऐसा कोई फोरम क्रिएट कर दे कि जिससे कि छानबीन हो जाए कि भाई सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। तो न्यायालय के स्तर पर भी आपको लगता है कोई कोई समस्या है? जी हाँ, समस्या है। और समस्या ये है कि मैं वो समस्या को समझ भी सकता हूँ, किसी हद तक मैं उससे सहमत हूँ कि न्यायालय का मानसिक स्थिति ये है कि न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था है। तो न्यायालय ये समझता है कि भाई जो एक संवैधानिक संस्था अगर कुछ कह रही है तो उसको हम विश्वास कैसे ना करें। लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि न्यायालय एक जो हमारा ढांचा देश का है उसके 3 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और क्या है तीसरा, वो पार्लियामेंट जो है, लेजिस्लेचर को हिंदी में क्या कहते हैं? विधायिका। विधायिका, विधायिका, न्यायिका, कार्यपालिका, ये 3 पिलर हैं। तो न्यायालय का एक पिलर होने के नाते उनकी जिम्मेवारी चुनाव आयोग से ज्यादा है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, जैसे सीएजी भी संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये दोनों संस्थाएं उस लेवल पे नहीं है जिस पे उच्चतम न्यायालय है। इसलिए उच्चतम न्यायालय को इनको दूसरी नजर से देखना चाहिए, शक की नजर से नहीं। अच्छा, इसका भी उदाहरण आपको दे दूं। ये 26 अप्रैल को जो 2024 में जजमेंट आया था, जिसमें बहुत कुछ लिखा गया था, उसमें न्यायाधीशों ने ये लिखा कि बाकी सब तो जो चुनाव आयोग ने कहा हमने मान लिया और हम मानते हैं ये सब बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन हम आपको 2 सलाह देते हैं। एक सलाह थी कि ये जो ईवीएम और वीवीपैट है, इनकी वो मेमोरी चिप और बर्ड माइक्रो प्रोसेसर कुछ था, इनकी जांच कराई जाए। और वो जांच कराने का अधिकार सिर्फ 2 उम्मीदवारों को है जो नंबर 2 और 3 आए हैं, और वो 7 दिन के अंदर अंदर चुनाव आयोग में आवेदन दें और कुछ पैसे जमा कराएं और वो होगा। तो उस पैराग्राफ के अंतर्गत चुनाव आयोग ने 2 स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इशू किए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एसओपी, एक टेक्निकल एसओपी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एसओपी पे तो मैंने लिखा है कि उसमें बहुत सी कमियां हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की वो थी इच्छा वो पूरी नहीं होती। लेकिन जब टेक्निकल एसओपी आया
तो उसमें तो बहुत ही अजीब बात निकली कि उन्होंने बड़ा लंबा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दिया और ये कहा कि इनकी टेक्निकल जांच तो हो ही नहीं सकती, इसलिए हम एक मॉक पोल करेंगे। तो जब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इनकी टेक्निकल वेरिफिकेशन कीजिए, वो कह रहे हैं हम मॉक पोल करेंगे। तो मैंने तो कहीं ये कहा है कि ये तो मेरे ख्याल में उच्चतम न्यायालय की आदेश का उल्लंघन है और इस पे तो मानहानि का मुकदमा भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप वो नहीं कर सकते थे जो उच्चतम न्यायालय ने कहा, तो आपको उच्चतम न्यायालय के पास जाना चाहिए, बिल्कुल, कि जो आपने कहा था वो हम नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, और या तो आप हमें आदेश दीजिए कि हम क्या करें, या आप कहिए कि ये हमारा प्रस्ताव है कि ये करना चाहते हैं, आप इसको अप्रूव कीजिए। वो तो किया नहीं, अपनी मर्जी से मॉक पोल तो पहले से होता चला आ रहा पिछले 20 साल से। जी। एक एक बिल्कुल आखिर में हमारा वक्त खत्म हो रहा है इस कार्यक्रम का। लास्ट क्वेश्चन कि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्तियों को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश दिया था और अंतरिम आदेश था जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कोई कानून नहीं बना लेती। वो ये सॉरी पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना लेती। वो ये था कि भाई 3 लोग अगर हैं कमेटी में जो नियुक्त करती है आयुक्तों को, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जो हैं एक होते हैं, दूसरे विपक्ष के नेता होते हैं और तीसरा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये आदेश चला गया। लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जब सरकार ने सेशन शुरू हुआ पार्लियामेंट का, तो उसमें जो कानून बनाया वो इस तर्ज पर नहीं बना करके स्वयं प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट के मंत्री और विपक्ष के नेता यानी सरकार के 2 लोग हो गए। अब इस पर पूरे देश में बहस हुई, काफी चर्चा हुई, मीडिया में भी हुई, पॉलिटिकल पार्टीज ने रिएक्शन दिया। वो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए और उस पर ऑब्जर्वेशन भी कुछ आए हैं, आ रहे हैं, अभी भी चर्चाएं हैं। भारत प्रशांत भूषण ने भी इस पर अपनी बात कही है। हम आपसे समझना चाहते हैं कि क्या एक न्यूट्रल एम्पायर की भूमिका भारत का निर्वाचन आयोग निभा सकता है ऐसे समय जबकि 2-2 लोग सरकार की तरफ से हों और एक विपक्ष की तरफ से है। तो ये तो जो अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था, आई थिंक 1949 में कहा था 16 जून को या 14 जून को, कि भाई अगर न्यायपालिका अगर निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की नियुक्तियां कार्यपालिका की मर्जी से होगी तो वो तो कार्यपालिका के अंगूठे के नीचे ही काम करेगा इलेक्शन कमीशन, वो कभी स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। और आर्टिकल ये बात जो उस समय की है जब 289 पर बहस हो रही थी और वही 289 आर्टिकल 324 भारत के संविधान में कन्वर्ट हुई। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आपका इस पर क्या ओपिनियन है कि क्या वो न्यूट्रल एम्पायर बन सकता है जब सरकार में 2 लोग हों और विपक्ष का एक व्यक्ति केवल हो? मेरा ओपिनियन तो इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि जो वो पहला फैसला था वो पिटीशन भी एडीआर ने दायर की थी, और जो ये नया कानून बना है इसको चैलेंज भी हमने किया हुआ है। वो कल सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी सी उस पर चर्चा हुई थी और वो 4 फरवरी को फिर से उस पर डिस्कशन होगा। तो अगर हमें लगता कि ये न्यूट्रल हो सकता है तो हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते इसको लेके? तो हमारे हिसाब से तो ये बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है। और सबसे दुख की बात यह है कि जो पहला फैसला था उसमें 2 आदेश थे सुप्रीम कोर्ट के। पहला आदेश था कि आर्टिकल 324 बी में लिखा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे एक कानून के अंतर्गत जिसको संसद बनाएगी। संसद ने 75 साल से कानून नहीं बनाया, तो हम लोग इसलिए गए थे ये कहने कि भाई ये कानून नहीं है, ये कानून बनना चाहिए। और इस कानून में क्योंकि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है और प्रोफेसर शिवबल लाल सक्सेना ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हुई हैं, तो इसलिए ये सब होना चाहिए। तो कोर्ट ने पहला आदेश दिया कि संसद कानून बनाए, दूसरा दिया कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती तो ये होना चाहिए। अब ये वो कहते हैं, कहावत है, समझदार को इशारा ही काफी होता है।
कि उन्होंने ये कह दिया था कि कानून जो बने वो ऐसा बनना चाहिए, बजाय इसके कि कहने के ऐसा कानून बनना चाहिए। उन्होंने एक सलाह, देखिए ये तीनों संस्थाएं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, एक दूसरे को आदेश नहीं दे सकती, एक दूसरे को ये सलाह दे सकती है। तो सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, वो संसद ने वो सलाह नहीं मानी। तो अब क्योंकि जो ओरिजिनल जजमेंट है उसका 3/4 हिस्सा सिर्फ ये समझाता है कि ये कार्यपालिका के अंडर क्यों नहीं होना चाहिए। तो वो अंग्रेजी में कहते हैं कि दी पार्लियामेंट ने दे फॉलोड द लेटर ऑफ द लॉ, नॉट द स्पिरिट ऑफ द लॉ। तो उन्होंने कानून तो बनाया लेकिन उसकी जो आत्मा थी वो हटा दी जी। तो ये बिल्कुल निरस्त है और ये तो हटना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। डाउट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जगदीप छोकर, और आपने काफी खुले दिल से और बहुत ही विस्तार से इन तमाम विषयों पर चर्चा की है, तमाम मुद्दों को आपने सामने रखा है। और दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।